ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एट एनी टाइम टी, कि कुछ टाइम स्पेंड होने के बाद रिएक्टेंट कितना खत्म हो गया एंड प्रोडक्ट्स कितने बन गए। दीज वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो जैसा कि हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन में देखा क्या, कि आपके पास ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आया था, दिस वन क्या बन के आया, लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 T, है ना। अब ये जो ए नॉट माइनस एक्स है, स्टार्टिंग में ए नॉट था, कुछ टाइम बाद एक्स डिकम्पोज हुआ तो वो ए नॉट माइनस एक्स हो गया। तो इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। इसको मैं एटी लिख सकती हूं। क्या है एटी? कंसंट्रेशन टी की एट एनी टाइम टी। ए की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है? उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कुछ टाइम बाद जो बन चुका, इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 T। अब जब भी आपको लॉग का रेसिप्रोकल लेना हो, लॉग को इस साइड लेके जाना हो, तो लॉग रेसिप्रोकल में जाके बन जाता है एंटीलॉग, या फिर मैं बोलूंगी एक्सपोनेंशियल। या तो दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल ले लो, वो भी सेम बात है, या लॉग उस साइड रेसिप्रोकल में जाके कन्वर्ट हो जाता है एक्सपोनेंशियल में। तो इट विल बी ए नॉट बाय एटी ई की पावर K1 प्लस K2 इंटू टी। क्या बोला मैंने? इफ यू आर हैविंग लॉग एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर वाई। लॉग उधर जाके कन्वर्ट हो जाता है एक्सपोनेंशियल में। आ गया। नाउ रेसिप्रोकल लिया, एटी अपॉन ए नॉट, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई की पावर K1 प्लस K2 इंटू टी। एटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए नॉट 1 अपॉन ई की पावर K1 प्लस K2 टी है, इसको मैं लिख सकती हूँ ई की पावर माइनस, रेसिप्रोकल में थी ना तो ऊपर पावर जाके क्या आ जाएगी? माइनस में। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। फिर से वही बात, अगर आप इसे कंपेयर करोगे फर्स्ट ऑर्डर के साथ, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? एटी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब बस के की जगह पे क्या आ गया? K1 प्लस के टी। तो इस ट्रिक को यूज करके आप बहुत इजीली इस चीज को लर्न कर सकते हो, ठीक है। एटी की कंसंट्रेशन, अब इसी से मेरे को निकालनी है बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन। तो बी की कंसंट्रेशन के लिए रेट क्या लिखा जाएगा? dB बाई dt, और वो कितना डीकम्पोज हो रहा है या कितना बन रहा है, दैट इज K1 80। ऐसे ही होगा ना? कैसे लिखा? रेट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी और dt, या फिर इट इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। ऐसे निकाल सकते हैं। एटी की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एटी की वैल्यू अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगी, dB बाई dt दैट इज इक्वल्स टू K1 ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 टी। ठीक है, इस dt को ले जाती हूं उस साइड पे, वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगी। तो dB इज इक्वल्स टू K1 ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 टी dt हो गया। नाउ B की कंसंट्रेशन निकालने के लिए फिर से क्या? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी, dB की इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या आ जाएगी? B। इस टर्म की इंटीग्रेशन, ये तो है कांस्टेंट, इट विल कम आउटसाइड, it will be integration of dB that is equals to K1 A naught।
इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस k1 प्लस k2 t dt। अब करनी है मुझे इस चीज की इंटीग्रेशन। इस चीज के इंटीग्रेशन करने के लिए बट आई हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ये सीखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सिंपल e की पावर x ही होता है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x ये होता है e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, x का डेरिवेटिव 1, तो डिवाइडेड बाय 2। तो इस चीज की, इस टर्म की इंटीग्रेशन क्या आएगी? इट विल बी b that is equals to k1 a naught e की पावर माइनस k1 प्लस k2 t। इस चीज का डेरिवेटिव क्या होगा? डिवाइडेड बाय माइनस k1 प्लस k2। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जब भी आप विदाउट लिमिट्स इंटीग्रेशन करते हो तो उस केस में साथ में आता है एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज i। अब आपको फाइंड करनी है इस i की वैल्यू। अगेन जब टाइम 0 है, इनिशियली स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्या b फॉर्म हुआ होगा? नहीं, b इज 0। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू k1 a naught e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू 0, समथिंग इंटू 0 इज 0 डिवाइडेड बाय माइनस k1 प्लस k2 प्लस i। ठीक है, एंड व्हाट इज e की पावर 0? e की पावर 0 इज 1, तो 0 आ गया k1 a naught e की पावर 0 इज 1 माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इज इक्वल्स प्लस i। i की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? इट विल बी k1 a naught डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। अब क्या करना है, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आई है मेरी इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन बनी थी ना, लेट अस इक्वेशन नंबर 3, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी आई की वैल्यू को। तो न्यू इक्वेशन मेरे पास बन के आएगी b दैट इज इक्वल्स टू k1 a naught e की पावर माइनस k1 प्लस k2 t डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ k1 प्लस k2, प्लस आया था ना, प्लस k1 a naught डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 हो गया। बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अगर आप देखोगे k1 a naught k1 प्लस k2 इसमें भी आ रहा है और ये सारी टर्म यहां पे भी आ रही है, तो आई एम टेकिंग दिस एज कॉन्स्ट कॉमन। तो b की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी आप लोगों के पास? k1 a naught डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, ये तो मैंने ले लिया कॉमन अंदर। अगर ये कॉमन ले लिया, उधर 1 बचा और इधर माइनस की टर्म, इट विल बी 1 माइनस क्या बच रहा है? e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू t। दिस इज द एक्सप्रेशन। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ b एट एनी टाइम t। अब सिमिलरली मेरे को निकालनी है c की। दोबारा डेरिवेशन नहीं करेंगे, सेम सारा कुछ सेम होगा। अगर आप स्टार्टिंग से देखो, जहां मैंने ये k1 लिखा था ना, बस इस जगह पे क्या आ जाएगा? जस्ट k2, और कुछ नहीं आएगा इस k1 की जगह पे। ये k2, ये k2, ठीक है, फिर यहां पे भी k2, फिर यहां पे भी k2, फिर यहां पे भी k2, फिर यहां पे भी k2 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 एंड k2। तो बस सेम इट विल बी k1 की जगह पे आ गया k2 a naught अपॉन k1 प्लस k2 1 माइनस e की पावर माइनस k1
प्लस K2T, दिस इज द एक्सप्रेशन. ठीक है, C क्या आ गया, K2 A नॉट K1 प्लस K2 1 माइनस E की पावर माइनस K1 प्लस K2T, दिस इज द एक्सप्रेशन. फिर से मैंने आपको बोला था B और C की एक्सपोनेंशियल कर्व्स क्यों आ रही है, क्यों A की एक्सपोनेंशियल कर्व आ रही है. तो आप देख रहे हो हर एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कर्व्स बन रही है. ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है पर आगे साइन माइनस का है तो ओवरऑल इंक्रीज. तो B और C की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज और A की डिक्रीज. तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशंस. यहां से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि एक्सप्रेशन बताओ क्या होता है. बच्चे थोड़ी बहुत गड़बड़ कर जाते हैं एक्सप्रेशन में, बट अगर आप एक प्रॉपर पैटर्न के साथ फॉलो कर रहे हो तो कभी मिस्टेक नहीं होगी. देन नेक्स्ट है मेरे पास एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने के चांसेस है, दैट इज रेशो ऑफ concentration of B and C at any time T. ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है. कैसे, कुछ नहीं, दोनों को डिवाइड कर दो. ये जो दो टर्म्स पड़ी हैं आप लोगों के पास, अगर मैं दोनों को यहां से ऐसे डिवाइड कर दूं तो देख रहे हो ये सारा सेम है, कैंसल आउट है ना. फिर ये सेम है, कैंसल आउट, ये सेम है, कैंसल आउट. तो क्या आएगा, द रेशियो ऑफ B एंड C इट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ K1 अपॉन K2. सिंपल. ठीक है, द रेशियो ऑफ B एंड C इट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ K1 एंड K2. फिर इसी के बेसिस पे समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन आ जाता है परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड. फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ B या फिर C एट एनी टाइम T. तो डायरेक्ट फॉर्मूला है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ B. इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स का कुछ लेना देना नहीं, इट इज सिंपली B वाली का रेट कांस्टेंट दैट इज K1 डिवाइडेड बाय K1 plus K2 into 100. And if you have to find out the percentage composition of C, that is equals to K2 upon K1 plus K2 into 100. ये आ जाता है K2 upon K1 plus K2 into 100. इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम में. जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है फॉर अ पैरेलल रिएक्शन, कोई एक पैरेलल रिएक्शन दे रखी है. क्या है ये, P changes to Q and R. Rate constants are K1 and K2. ये बन रहे हैं. K1 की वैल्यू इज 5 into 10 raised to power minus 3. K2 की वैल्यू इज 15 into 10 raised to power minus 3. What you have to find? You have to find out the ratio of concentration of Q and R. तो क्या होगा, कुछ नहीं करना भाई, सिंपली इट इज इक्वल्स टू K1 by K2, that is 5 into 10 raised to power minus 3 upon 15 into 10 raised to power minus 3. ये कैंसल, 5 by 15 is 1 by 3. तो द आंसर इज 1:3. अब अगर वो इसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज कंपोजिशन बोल देता कि मेरे को तो परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के दो P की, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ P, P नहीं Q, तो कैसे निकलती. Q के लिए रेट कांस्टेंट इज K1 डिवाइडेड बाय दोनों K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई बाय 100. तो K1 की वैल्यू क्या थी, 5 into 10 raised to power minus 3 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 करना है 5 into 10 raised to power minus 3 प्लस 15 into 10 raised to power minus 3
इंटू 100, तो ये आया 5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ निकाला कॉमन, 5 प्लस 15 इंटू 100, ये तो हो गया कैंसल। अगले स्टेप में 5 प्लस 15 इज 20 इंटू 100, तो ये आ गया 5 एंड व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन, इट इज 25%। तो इस बेसिस पे आपको परसेंटेज कंपोजिशन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बट इसमें भी एक बात है कि अगर स्टोइकियोमेट्री इन्वॉल्व हो, इफ स्टोइकियोमेट्री इज आल्सो इन्वॉल्व, फिर क्या करोगे? इट मींस अब तक मैं आपको बोल रही थी ए से बी बन रहा है और सी बन रहा है, रेट कॉन्स्टेंट्स आर K1 एंड K2। अब अगर मैं बोल दूं ए से आपके पास एक 2B बन रहा है, लेटर से 3C, स्टोइकियोमेट्री भी इन्वॉल्व होगी सिस्टम में, स्टोइकियोमेट्री को भी मैंने इन्वॉल्व कर दिया। इसके लिए रेट कांस्टेंट K1, इसके लिए रेट कांस्टेंट K2, तो उस टाइम पे जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है चेंज हो जाती है। कैसे? उस टाइम पे फॉर्मूला क्या बनता है, जो परसेंटेज कंपोजिशन रहेगी बी की, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या है 2, तो इट विल बी 2K1, K1 के साथ उसकी स्टोइकियोमेट्री, दैट इज 2K1 डिवाइडेड बाय 2K1 प्लस K2 के साथ उसकी स्टोइकियोमेट्री 3K2 इंटू 100। और अगर मैं बात करूं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ C की, तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C के साथ भी ऊपर 3 लग जाएगा, 3K2 डिवाइडेड बाय 2K1 प्लस 3K2 इंटू 100। तो इस टाइप के फॉर्मूला बन जाते हैं। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास कहाँ आएंगे, इस फॉर्मूला से, या तो रेशो से या परसेंटेज से, वो बिल्कुल सिंपल है, वो मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये था सारा पैरेलल रिएक्शंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। एक बार ध्यान से देखेंगे, खुद से डेरिवेशन करके देखेंगे, फॉर्मूला को 2-3 बार रिवाइज करेंगे एंड रिकॉल करेंगे, इजिली रिमेंबर हो जाएंगे। और याद करने की शॉर्ट ट्रिक बता ही दी, फर्स्ट ऑर्डर से कंपेयर कर लो, हो गया कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।